हेलो और नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सोनू सिंह। हेलो मित्र के इस एपिसोड में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे इस कार्यक्रम में आज हमारे गेस्ट हैं श्री अरुण प्रकाश जी। आप पटना बिहार के रहने वाले हैं और आप फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हैं। बिजनेस को लेके अक्सर ये मिसकंसेप्शन होता है कि जब कोई रोजगार नहीं मिलेगा तो लास्ट स्टेप हमारे लिए बिजनेस होगा, लेकिन आपका इससे ठीक उलट रहा है कि बिजनेस हमको फर्स्ट ऑप्शन की तरह चुनना चाहिए। अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार का अगर ग्राफ देखें हम तो वहाँ से पलायन करने वालों की संख्या ज़्यादा है। अक्सर लोग वहाँ छोड़ के बड़े बड़े स्टेट्स में, जैसे हम गुजरात की बात करें या फिर मुंबई में जाते हैं, लेकिन आपने इसके ठीक विपरीत फैसला लिया कि आप बिहार से ही अपने उद्यम की शुरुआत करेंगे और आज एक सफल कंपनी को आप चला रहे हैं जिसका नाम है तुलिना ऑर्गेनिक एंड हर्बल प्रोडक्ट। इसके जरिए आप हर्बल प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं और आप इसके डायरेक्टर भी हैं। तो इस तरह से आपकी ये बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी है और इन्हीं जर्नी को जानने के लिए, समझने के लिए हम कुछ क्वेश्चन पूछेंगे और कोशिश करेंगे कि हमारे चर्चा के माध्यम से आपके लिए भी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें निकल के आए, क्योंकि आज युवा नौकरी के पीछे भागता है और आप हमारे बीच में हैं, फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हैं और थोड़ा सा अगर जनरेशन की बात करें तो आप हमसे कहीं ना कहीं बड़े हैं। अगर आपके अनुभव का हम अगर लाभ लेना चाहते हैं तो चर्चा में आपको बने रहना पड़ेगा और इसी के साथ हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। लेकिन चर्चा की शुरुआत करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप दर्शकों से अपने बारे में एक संक्षिप्त परिचय दें। मैं अरुण प्रकाश बिहार पटना का रहने मूल निवासी हूँ। मेरा एक कंपनी है जिसकी नाम है तुलिना ऑर्गेनिक एंड हर्बल प्रोडक्ट और ये प्रोडक्ट जो है, ये कंपनी मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत अंतर्गत हमने शुरुआत किया है और इसमें हम विभिन्न तरह के ऑर्गेनिक एंड हर्बल प्रोडक्ट्स बनाते हैं। इसमें साबुन है, शैम्पू है, आपका मेहंदी है और हम इसमें किसी प्रकार का कोई केमिकल इस्तेमाल नहीं करते हैं। चूँकि आप मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के अंतर्गत काम कर रहे हैं तो कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी योजना, स्कीम जिसके बारे में आप युवाओं को बताना चाहें। देखिए, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना जो बिहार में इसकी परिकल्पना हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर एस सिद्धार्थ साहब ने किया था और जो अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी हैं, उनकी ये परियोजना थी कि बिहार से जो पलायन हो रहा है, क्योंकि हम लोग एक बिहार के पर एक लेबर सप्लायर स्टेट का ठप्पा लगा हुआ है जी। परंतु पिछले 2-3 सालों कोरोना काल के बाद हमारे मुख्यमंत्री जी और डॉक्टर सिद्धार्थ ने ये योजना बनाई कि हम कैसे बिहार के जो युवा उद्यमियों को कैसे सपोर्ट करें। आज ये योजना इतनी अच्छी और सफल योजना है कि आप ये परिकल्पना नहीं की जा रही है, क्योंकि ये अभी भारत के इंटरनेशनल या नेशनल मीडिया इसको कवर नहीं कर रही है, मगर आज हजारों के तादाद में और एक छोटा उद्यमी जो 10 लाख का परियोजना प्राप्त करता है उसमें उन्हें 5 लाख रुपए की सब्सिडी दी जाती है और 5 लाख रुपया जो है वो 7 साल में 1%, मात्र 1% की आपको सूद से वापस करना है और ये सबसे बेहतरीन। जबकि आप प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम का अगर आप लोन लेते हैं या उस उद्यमी में निबंधित होते हैं तो आपको 12 से 14% बैंक को सूद देना पड़ता है, जबकि इस योजना में आपको बहुत लाभ है। और मैं अभी व्यक्तिगत रूप से भी देख रहा हूँ कि आज ये सरकार आज बहुत हजारों हजार की तादाद में उत्तर बिहार में, जैसे हमारे आप देख सकते हैं कि मधुबनी पेंटिंग है, अचार है, जूते बनाने का कारखाना है, बल्ब बनाने का कारखाना है, जो कारीगर जो बढ़िया बहुत बेहतरीन फैशन में भी बहुत अच्छा खादी के उत्पादन में हम लोग आगे काज कर रहे हैं। एक प्रश्न मैं आपसे लेना चाहूँगा कि एक दौर आपने वो भी देखा होगा जब लोग व्यापार को लेके बड़ा एक नेगेटिव भावना रखते थे कि पहले हम कोई नौकरी कर ले, हमारा जीवन स्थायी हो जाएगा, लेकिन अब एंटरप्रेन्योर स्टार्टअप ये आम बात है। तो आप चूंकि बिहार से आते हैं तो बिहार में किस तरह का शिफ्ट आप देखते हैं? देखिए, बिहारी लोग के साथ में एक सबसे बड़ी समस्या या तो कुछ बहुत बड़ा करते हैं या कुछ नहीं करते हैं, मगर अब कुछ करना प्रारंभ किया, या तो आईएएस बनते हैं जी। तो प्रथम में उनका सबसे बड़ा ये ध्येय होता है कि आईएएस बनना। अगर जब आईएएस नहीं बनते तो फिर बेरोजगार का एक तमगा लेके घूमते हैं। परंतु अब मैं देख रहा हूँ, चूंकि मैं जब इस परियोजना के अंतर्गत जुड़ा और हम लोग का एडीपी क्लासेस हो रहा था, तो मैं चूंकि बहुत
अब लगभग 50 के एज को कवर, ये लास्ट स्टेज है कि 50 के। मगर मैं जब इस ललित नारायण मिश्रा इंस्टीट्यूट में गया IDP ट्रेनिंग किया, तो मैंने देखा कि 20 साल से लेके 25 साल 30 साल के लड़के लड़कियों की भारी संख्या में उपस्थिति थी, जो ये देखने में बहुत अच्छा लगा कि बिहार में भी अब लोग उद्यमिता के प्रति जागरूक हो रहे हैं। खादी ग्राम उद्योग भारत सरकार एवं खादी ग्राम उद्योग बोर्ड राज्य सरकार में क्या बेसिक अंतर है? देखिए, खादी ग्राम उद्योग आयोग की स्थापना 1956 में हुई थी और ये पूरे भारत में कार्य करती है। इनकी परियोजनाएं मुख्य रूप से प्रधानमंत्री रोजगार से जो छोटे उद्यमियों के लिए। खादी का 2 पार्ट है, एक खादी है जो खादी कपड़े का निर्माण करती है, ग्राम उद्योग है जिसमें अगरबत्ती है, शहद है, आपका साबुन है, डिफरेंट टाइप ऑफ छोटे जो ग्राम उद्योगी प्रोडक्ट है उसके निर्माण हेतु वो PMGP के तहत 25% सब्सिडी से लेके 35% सब्सिडी देती है। जी, चूंकि आपने अपने कंपनी तुलिना ऑर्गेनिक एंड हर्बल प्रोडक्ट की जब शुरुआत की, तो आपके दिमाग में ये मोटिवेशन कहाँ से आया कि इस प्रोडक्ट की डिमांड असल में होगी, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां भी हैं? नहीं, आप एकदम ये देखिए, आज आप देखें, आज जो पूरे विश्व की ये समस्या है, ये सिर्फ बिहार या भारत की बात नहीं है। आज अगर आप पूरे विश्व में देखिए, इन्वायरमेंट को लेके बहुत हम लोग एक बीच समय में आया। आप अगर थोड़ी सी पीछे, जो मैं कोई नया काम नहीं कर रहा हूँ या कोई नया इन्वेंशन नहीं कर रहा हूँ, ये हमारे पूर्वजों द्वारा जो ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है कि आप जो घरेलू महिलाओं को देखते होंगे पहले कि बेसन लगाना या दूध का लेप लगाना या रीठा सिकाई का इस्तेमाल करना, वो बीच में बंद हो चुका था। बड़ी बड़ी कंपनियां आके भारत में केमिकल बेस्ड बनाई और हमारे मूल जो धरोहर था उनको भारी पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। मगर आप फिर से आप देखें, फार्मिंग से लेके हमारे उत्पादों तक फिर से ऑर्गेनिक, जैसे गोबर का इस्तेमाल हम लोगों ने फिर से शुरू किया, उसी तरह से हम लोग सर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को बना रहे हैं। तो क्या आपके दिमाग में ये चुनौती थी, आपके सामने ये चुनौती थी? नहीं, ये बड़ी बड़ी कंपनी है, उनके सामने सर्वाइव कैसे करेंगे? ये चुनौती नहीं थी, ये मेरा पैशन था। क्योंकि मैं बचपन में, हमको अगर कोई पैसा देता था जो होता था, तो मैं साबुन खरीदता था और डिफरेंट टाइप का साबुन और परफ्यूम। मुझे शुरू से बहुत शौक था कि मगर मैं इस परियोजना की कैसे इसको इम्प्लीमेंट करूँ, इसके लिए मेरे पास पैसा और ज्ञान भी नहीं था। मगर मैं एक दिन सचिवालय में हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर एस सिद्धार्थ साहब से मिला और मैंने कहा कि सर आप इतने बड़ी बड़ी, जबकि हमारे जैसे छोटे आदमी के ये बस से बाहर की थी कि बिहार के प्रिंसिपल सेक्रेटरी से मिलना, मैंने उनसे कहा कि सर आप ग्रामोद्योग पर हमारे लिए, तो उन्होंने हमसे पूछा कि आपको क्या चाहिए, तो उन्होंने कहा कि मैं ट्रेनिंग के लिए जाना चाहता हूँ। तो उन्होंने हमारे लिए वहाँ ट्रेनिंग के लिए 25 लोगों की बैच बना के वाई यूसुफ मेहरौली सेंटर, जो जीजी पारिक साहब की सेंटर है, ये इज द वन ऑफ द ओल्डेस्ट गांडिया था, एज ऑफ 96। आप बिलीव नहीं करेंगे, वो डॉक्टर है, MBBS डॉक्टर, ही इज स्टिल एक्टिव। और उनको देख के मैं देखा कि एक 96 साल का व्यक्ति इतना मेहनत कर सकता है, तो हम लोग क्या है। और हम लोगों ने वहाँ से ट्रेनिंग लिया। फिर मैं कन्नौज FFDC से भी ट्रेनिंग फ्रेगनेंस पर लिया हूँ। उसके बाद मैं प्रॉपर ट्रेनिंग और प्रॉपर आपका रिसर्च पर करने के बाद ही इस कार्य को प्रारंभ किया हूँ। चूँकि आप जो काम कर रहे हैं उसमें ट्रेनिंग का कितना रोल है, कितना इम्पोर्टेंट है? ट्रेनिंग आज के समय में सबसे बड़ी असुविधा क्या हो रही है कि मैं जो नए लड़कों को देख रहा हूँ, कुछ आदमियों को देख रहा हूँ कि YouTube से ज्ञान प्राप्त करके वो अपना प्रोडक्ट लेके मार्केट में चले जाते हैं, जबकि जो यूट्यूबर है उसे खुद वो ज्ञान नहीं होता कि इसकी बेसिक क्या बेस होती है। तो आप जब तक किसी भी, जैसे अगर आप दौड़ना चाहते हैं या आप जब तक ट्रेनिंग नहीं लेंगे, आप अगर पढ़ना चाहते हैं, अच्छा पढ़ाई नहीं करेंगे, आप IAS नहीं बनेंगे। मगर मैं इसका अपील करना चाहूँगा आपके माध्यम से कि YouTube देख के कार्य को प्रारंभ मत कीजिए। जी, अगर हम उद्यम की बात करें, एंटरप्रेन्योर की बात करें, तो प्रोडक्ट तो हम बना लेंगे, आपने ट्रेनिंग की, आपको चीज़ें समझ में आ गई, आपने प्रोडक्ट बना दिया, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती होती है कि मांग, कि हम मांग को कैसे समझें और किस तरह से अपने प्रोडक्ट को हम मार्केट में लेके जाएं। इसका सबसे बेहतरीन तरीका क्या है कि आप बड़े पैमाने पर अपने उत्पाद को नहीं बनाएं। आप सबसे पहले कुछ उत्पाद बनाएं और उसे अपने घर परिवार अगल बगल लोगों को दें और उनको देखें कि उनका क्या रिमार्क्स होता है और उसमें क्या सुधार करना है। और अचानक आप किसी फिल्मी हीरो की तरह राता-राती 1 करोड़ 500 करोड़ 1000 करोड़ नहीं बन सकते। आपको 1 2 3 4 5 करके ही सीढ़ी आगे बढ़ना
पड़ेगा। तो बेसिकली आप ये राय दे रहे हैं कि कोई अगर शुरुआत करना चाहता है तो पहले उसको छोटे स्तर पे चीजों को ट्राई करना चाहिए, और जब पॉजिटिव रिस्पॉन्स आए तो उसको स्केल अपना बड़ा करना चाहिए। अगर हम आपने अभी जो खाद्य उद्योग बोर्ड है भारत सरकार और राज्य सरकार की बात की, दोनों लोगों का साझा कार्यक्रम भी चलता होगा। तो ये जो राजनीतिक प्रतिस्पर्धा बिहार में, क्योंकि कई बार ये लोग साथ भी रहे, कई बार लोग दूसरे के विरोध में भी आ गए, इस प्रतिस्पर्धा का इस योजना पे या बिहार में जो एक उद्यमिता है इसके ऊपर कितना असर पड़ा इसका? नहीं, देखिए, बिहार की उद्यमिता पे राजनीतिक असर नहीं पड़ती। उद्यमिता अपने मन की चीज होती है, और हमारे मुख्यमंत्री खुद एक इंजीनियर हैं और काफी पढ़े लिखे सुलझे हुए व्यक्ति हैं। और चूंकि हमारे यहाँ अभी प्रिंसिपल सेक्रेटरी सिद्धार्थ साहब या जो हमारे डायरेक्टर हैं इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के डॉक्टर पंकज दीक्षित साहब, ये लोग बहुत अच्छे तरीके से, जो पहले मुश्किल था एक छोटे उद्यमियों को जाके अपने परियोजनाओं के बारे में बात करना, आज ये संभव हो सका है मुख्यमंत्री के कारण कि हम सचिवालय में स्वयं सीधे जाके इन लोगों से मिलकर अपने परियोजना पर बात कर सकते हैं और फंड प्राप्त कर सकते हैं। जी, तो आप मानते हैं कि बिहार में जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं वो असल में अपने उद्देश्यों को हासिल कर रही हैं? जी, बहुत बेहतरीन। जैसे कुछ मिसाल के तौर पे एक दो योजनाओं का आप जिक्र करना चाहें? जैसे मैं खुद एक उद्यमी हूँ, मैं अपना खुद का प्रोडक्ट बना रहा हूँ। देखिए, सबसे बड़ी उद्यमी के साथ दिक्कत क्या है, आप प्रोडक्ट तो बना लिए, आप बेचेंगे कहाँ? आप जब बड़े बड़े मॉलों में जाते हैं या किसी बड़े दुकानों में, तो वहां सबसे पहले आपसे पूछा कि आपकी कंपनी के क्या आप हैं, आपका प्रोडक्ट क्यों हम रखे, आपको तो कोई जानता नहीं है। जहाँ पे आप रिलायंस भी, आप ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं, यूनिवर्सल प्रोडक्ट या कॉस्मोस से लाके प्रोडक्ट नहीं बना रहे हैं कि जो एकदम डिफरेंट टाइप ऑफ नया प्रोडक्ट। अचार आज बना रही है रिलायंस, आज बाबा रामदेव भी हैं, आज ITC सेक्टर में अगरबत्ती भी बना रही है, जबकि वो कंपनी हजारों करोड़ की ट्रांजेक्शन है। मगर इस सबको भी बिहार सरकार ने एक बहुत अच्छे तरीके से मार्केटिंग व्यवस्था के लिए, आज हमारे यहाँ पटना में गांधी मैदान के निकट खादी मॉल है। आप जो भी उद्यमी है बिहार से निबंधित उद्यमी, वो जाके अपना प्रोडक्ट वहां रख सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि हर एक प्रोडक्ट, अगर आपके प्रोडक्ट में जान है, वो रिस्पॉन्स पा रहा है। और बहुत सारे, जैसे आपका मुजफ्फरपुर, गया, पूर्णिया, कटिहार में भी मॉल का निर्माण हो रहा है। मैं समझता हूँ कि हमारा आने वाला भविष्य बहुत ही मतलब सुनहरा होगा बिहार का। चूंकि आप हर्बल और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट में एक्टिव हैं और इसी से आते हैं बाबा रामदेव जी, उनकी करीब 90 से ज़्यादा जो प्रोडक्ट है वो टेस्टिंग में फेल हो गए। एक एग्जांपल है आपका शहद का, वो ये प्रूफ करते हैं कि मेरा जो शहद है वो प्योर है, लेकिन जब उसको टेस्ट किया गया तो उसमें शुगर का लेवल ज़्यादा निकला और वो फेल हो गया। तो इस तरह की अगर चीज़ें निकल के सामने आती हैं तो क्या इसका असर पड़ता है जो देसी लोग हैं जो अपने हर्बल प्रोडक्ट को लेके आते हैं? बाबा रामदेव शहद उत्पादन नहीं करते हैं। बाबा रामदेव हमारे मुजफ्फरपुर बिहार से ही शहद खरीदते हैं, अब यूपी या राजस्थान से शहद खरीदते हैं। वो अपना नाम और अपना फोटो चिपकाते हैं। तो आप, और जब आप हजारों जगह से शहद कलेक्ट कर रहा है तो उसमें आप कितने लोगों को बताया कि उसमें शहद में गुड़ या डिफरेंट टाइप ऑफ चीज का मिक्सिंग नहीं, जब प्रोडक्ट मार्केट में जा रहा है तो वो तो टेस्टिंग के बाद जाना चाहिए। क्योंकि वो भ्रमित भी तो करते हैं लोगों को। बाबा रामदेव कोई MBBS डॉक्टर है, बहुत विद्वान स्टीफन हॉकिंस तो है नहीं। कोई भी कंपनी का अपना एक USP होता है कि हम अगर प्रोडक्ट मार्केट में ले गए। बाबा रामदेव एक जादूगर हैं हकीकत में, अगर पूछे, मैं नहीं ये कहना चाहता था, मगर आप बाबा रामदेव को, मैंने फिर कहा कि बाबा रामदेव स्टीफन हॉकिंस नहीं है, बाबा रामदेव आइंस्टाइन भी नहीं है, वो योगा PT मास्टर थे। अब PT मास्टर अब बन गया बिजनेसमैन। और उन लोगों को जो, चूंकि हम आप आए, मैंने आपको आशीर्वाद दिया, हो सकता है भगवान के आशीष से आपका कोई ये ठीक हो, तो हजारों लोग उसी तरह, मगर ऐसा कुछ नहीं है कि बाबा रामदेव ही सबसे अच्छा उत्पादक। आप हमारे यहाँ बिहार में जाएं, लीची का, या जैसे मधुबनी पेंटिंग है, लीची है, आप अचार हमारी जो बनाती है किसान चंदी, जिन्हें अभी कुछ दिन पहले पद्मश्री पुरस्कार भी मिला, वो साइकिल से महिला चलती थी, आज अच्छा खासा व्यापार कर रही है और बाबा रामदेव से बेहतर उत्पाद बनाती है। नहीं, क्वेश्चन ये है कि अगर इस तरह की चीजें फेल होती हैं तो क्या जो खरीदने वाले हैं उनके ऊपर इसका असर पड़ता है? आज देखिए, आज जो कंज्यूमर बहुत सोच समझ कर किसी भी उत्पाद को खरीदता है। और जो ब्रांड पे जाते हैं, जैसे हम बहुत छोटे आदमी हैं, मैं एक छोटा सा उद्यमी हूँ, मगर मैं कोई बहुत बड़ी बात नहीं बोल, चूंकि आज बिहार सरकार हम लोगों को केरल वगैरह, कोची, डिफरेंट जगह आप
केरल एक ऐसा जगह है जहाँ चर्म रोग के इलाज कराने के लिए पूरे विश्व से लोग जाते हैं, मगर मुझे बिहार सरकार के सहयोग से वहाँ आज मैं नीम तुलसी का साबुन वहाँ भेजता हूँ। आप सोचिए, बिहार कहाँ, केरल कहाँ। बिहार, केरल एक हाईली एजुकेटेड प्लेस, वो हमारा उत्पाद इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये बिहार सरकार के पदाधिकारियों और हमारे सरकार की बहुत बड़ी मैंने सपोर्ट है छोटे उद्यमियों को। अब बेसिकली आप देखते होंगे बड़े बड़े इंक्लेव लगता है, हजारों बड़े बड़े व्यापारियों को मगर हम लोग को अब धीरे धीरे हम लोग को भी बुलाया जा रहा है, हम लोग से पूछा जा रहा है, अब परियोजनाएं भी उस तरह से बनाई जा रही है। अगर आपको एक बार फिर से अपने करियर की शुरुआत करने का मौका मिले, अगर आपको एक बार अगर फिर से शुरुआत करना हो, तो आप रोजगार और नौकरी में किसे चुनना पसंद करेंगे आज के दौर को देखते हुए? मैं व्यापार करना पसंद करूंगा और रोजगार सृजन करूंगा, क्योंकि मैं जब नौकरी कर रहा हूँ या करता हूँ या कोई भी करता हो, वो एक भी रोजगार सृजन नहीं करता है। जबकि मैं 10 लाख रुपए के जो मैं मेरी उद्यमी की जो 10 लाख मुख्यमंत्री परियोजना से मुझे हासिल हुई है, उसमें मेरे साथ 6 से 7 लोग कार्य करते हैं। ऐसा क्या कारण है कि हमारी सोसाइटी में लोग अधिक संख्या में अगर युवाओं को देखें तो वो नौकरी पाने की लालसा में अपना सालों साल खपा देते हैं, लेकिन रोजगार के बारे में नहीं सोचते, और सोचते भी हैं तो आखिरी विकल्प के रूप में सोचते हैं? नहीं, देखिए, इसके पीछे एक मानसिक कारण है। हम लोग लोभी लोग हैं। लोभी इस सेंस में कहें कि आप रोजगार क्यों करना चाहते हैं? परिवार चलाने के लिए। परिवार चलाने के लिए क्या चाहिए? आपको धन चाहिए, तो धन तो आप व्यापार से भी कमा सकते हैं या संगीत से भी कमा सकते हैं। मगर है क्या कि सरकारी नौकरी हमको इसलिए चाहिए कि मुझे बहुत बड़ा डाउरी मिले, मैं घूस कमा सकूं। मेन इंटेंशन यहाँ रोजगार नहीं। सुंदर पिचोई जो है वो तो किसी सरकार में नहीं है, उनकी वार्षिक वेतन 3800 करोड़ रुपया है। तो आप उस आदमी को क्यों नहीं देखते हैं? एक आईएएस को देखते हैं कि आप ये आईएएस है, मगर उस आदमी को भी देखिए, सिंदूर पिचोई यही भारत का ही नागरिक है ना। 3800 करोड़ रुपया उनकी सैलरी है, सालाना सैलरी। ऐसा भी तो होता है कि जैसे अगर कोई आप पढ़े लिखे हैं, लेकिन अगर कोई आपका पड़ोसी चपरासी ही है, और अगर कहीं पड़ोस में कोई वाद विवाद हो गया, तो अगर वो सरकारी नौकरी करता है तो लोग उसको सम्मान के दृष्टि से देखेंगे, अपना निपटारे के लिए उसके पास जाएंगे, आपके पास नहीं आएंगे। नहीं, सरकारी नौकरी वालों को मान सम्मान मिलता है, ये भी लालसा हो सकती है। पहले हमने आपसे क्या कहा कि हम लोग लोभी आदमी, लोग बस सरकारी नौकरी करना कोई जरूरी नहीं। आप एक सरकार के यहाँ है, आप सरकार में सबसे ज्यादा मूल वेतन कितना है? किसी भी आईएएस को 2 लाख रुपए से ऊपर तो वेतन मिलता नहीं होगा, मगर कोई रिलायंस में है तो उसकी अगर सालाना वेतन देखे तो एक सरकारी पदाधिकारी से हजारों गुना ज्यादा है। वो नौकरी करना चाहिए, वो इन्वेंशन करना चाहता है, मगर जिसको लोभ है कि मुझे दावड़ी चाहिए, घूस कमाना है, तो हमको सरकारी नौकरी चाहिए। हम बहुत सारा सरकार के अगेंस्ट में बोलते रहेंगे, सरकार ही का परियोजना से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। जो सबसे बड़ा डर होता है अपना एक रोजगार शुरू करने के लिए, वो है रिस्क, कि अगर कोई बिजनेस शुरू करता है, नहीं चला तो क्या होगा? आप गाड़ी चलाते हैं तो इसका कौन सा इसमें रिस्क नहीं कि आपकी गाड़ी एक्सीडेंट नहीं करे? नहीं, वो रिस्क ऐसा है जिसको अवॉइड किया जा सकता है। ये फेनोमेना हम लोगों ने बनाया है, कंसेप्ट बनाया है। ये कंसेप्ट हम लोगों ने बनाया है कि हमको सरकारी नौकरी चाहिए, यही सबसे ऊपर है, ऐसा कुछ नहीं है। आज हजारों लाखों, आज आप एक किसी व्यापारी के घर पे चले जाइए जो अच्छा खासा व्यापार, उनके घर का लिविंग स्टैंडर्ड और एक जो अगर क्लर्क करानी या क्लास 2 ऑफिसर, उससे बेहतर है ना। आप ने अपनी लाइफ में कुछ रिस्क लिए और क्या उसका जिक्र करना चाहेंगे? रिस्क हम लोग लिए बहुत सारा जगह, हम लोग ऐसा नहीं है कि हम लोग को हर जगह वेलकम किया, हम लोग को भगा भी दिया गया, हमारे उत्पाद को फेंक भी गया। ऐसा नहीं है कि हम गए हमारा उत्पाद रख लिया पैसा। बहुत जगह हम लोग अपने आप को इंसल्ट फील किए हैं, और इंसल्ट फील करने का इसका मतलब दिस इज द एंड ऑफ लाइफ। आप और मजबूत होकर आगे बढ़े। क्यों उन्होंने आप उस आदमी पे गुस्सा मत कीजिए, आप अपने अंदर देखिए कि मुझमें क्या कमी थी कि वो आदमी गुस्सा हुआ। जी, अगर आज एक युवा को अगर अपना व्यापार शुरू करना है तो उन्हें किन 2-4 बातों का ध्यान देना चाहिए? मैंने शुरू से कहा कि आप किसी भी क्षेत्र में जाए, वो पढ़ाई हो, खेल कूद हो, आप जब तक मेहनत नहीं करेंगे और दूसरे को देख के नहीं कि वो प्याज बेच रहा है तो हम भी प्याज बेच लेंगे, वो अंगूर बेच रहा है तो हम भी अंगूर बेच लेंगे, आप उस पर गहन रिसर्च कीजिए, गहन पढ़ाई, मेहनत कीजिए, और डाउनफॉल आनी है।
अगर आप सीढ़ी चढ़ते हैं तो एक दिन वो आप छत पे सुबह अगर शाम को घर पे आते तो सुबह अगला दिन आना, तो आप डाउनफॉल के लिए तैयार रहिए, मेंटली प्रिपेयर रहिए। आपको बेइज्जती की सामना भी कर सकता है, आप बैंक का डिफॉल्टर भी हो सकते हैं। बहुत सारे लोग जो होंगे, कलीग्स हैं जो आपको नहीं चाहते होंगे, वो डिफरेंट रूप से आपको परेशान, उन सब की तैयारी आप मानसिक रूप से कीजिए। आप मानसिक रूप से दृढ़ रहिए। जी, तो इस चर्चा में इतना ही। आई होप कि जो बातें हमने की, जो चर्चा हमने की, इसके माध्यम से आपको कुछ जानकारी मिलेगी। इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे हेलो मित्र के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।